ये 11th क्लास में हमने पढ़ा था, अब इस पर हम बात कर रहे हैं। चैप्टर है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड मतलब थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसके अंदर यूनिट है 3, उसमें से यूनिट 1 है लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहरहाल इसको पढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज डिमांड? आप लोगों के हिसाब से डिमांड क्या है? व्हाट इज डिमांड? 11th में पढ़ा हुआ है आपने। अच्छा, वॉल्यूम क्लियर नहीं हुआ। और कोई बच्चा बताए डिमांड क्या है? देव पोपली। डिजायर टू परचेज समथिंग। ओके, मैं अगर कुछ खरीदना चाहता हूं तो वो डिमांड है। काफी हद तक ठीक है। और कोई बच्चा बताए। ओके, डिमांड बेसिकली क्या है, मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। कल हमने कहा था एक शराबी व्यक्ति था, उसको 2 चीजें खरीदनी थी, हेल्दी फूड और लिकर। ये उसकी चॉइस थी, ध्यान है ना। ऐसी मेरी चॉइस क्या थी 2013 में? मेरी थी एक कार और एक बिल्डिंग। तो बेसिकली इन चॉइसेस के बीच में हमें एक सिलेक्शन करना था, लेकिन ये चॉइस भी तो पहले फाइनल करनी पड़ेगी कि सिलेक्शन किसके बीच में करना है। भाई शराबी के सामने उसको पहले अपनी चॉइस रखनी पड़ेगी कि यार मैं ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ। मुझे भी चॉइस रखनी थी, मैं ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ। यानी मेरी प्रेफरेंसेस क्या है, मेरी चॉइसेस क्या हैं, जिनके बीच में मुझे सिलेक्शन करना है, उन चॉइसेस को हम बोलते हैं डिमांड। पहले बात समझने की कोशिश करना। जिन चीजों के बीच में मुझे सिलेक्शन करना है उन्हें बोलते हैं हम डिमांड। यानी जिनको, जो मेरी चॉइसेस हैं। तो सबसे पहले एक व्यक्ति को अपनी चॉइसेस फाइनल करनी होती है कि भाई उसकी चॉइसेस कौन कौन सी हैं, और जो चॉइस होती हैं उसकी, उनमें उसे सिलेक्शन करना होता है। और फाइनली जो सिलेक्शन हो जाएगा वो होती है इकोनॉमिक्स। यानी मैंने फाइनली बिल्डिंग सेलेक्ट करी, शराबी ने हेल्दी फूड सेलेक्ट करा, तो ये तो इकोनॉमिक्स हुई। बट किन चीजों के बीच में हमें सिलेक्शन करना है, वो चॉइसेस आर डिमांड। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल बोलता हूं, फिर आपको बात समझ में आएगी। एक आदमी पे 100 रुपए हैं, वो ए लेना चाहता है, बी लेना चाहता है, सी लेना चाहता है। ए की कीमत 100 है, बी की कीमत 100 है, 120 सी की कीमत है। बताइए उसे किन किन चीजों के बीच में चॉइस करनी है? ए एंड बी। सी तो वो कभी ले ही नहीं सकता, क्योंकि 120 रुपए का सामान है और उसके पास कितने हैं? 100 रुपए। तो बेसिकली ये उसकी चॉइस है ही नहीं, इसको सोच के कोई फायदा नहीं। आपके पास 1 लाख रुपए और आप कह रहे हैं मैं मर्सिडीज लेना चाहता हूं, तो चाहने से क्या होता है? मर्सिडीज ले लोगे क्या? इकोनॉमिक्स वालों को बेवकूफ बना रहे हैं आप। इकोनॉमिक्स वाले क्या करेंगे ऐसे में? आके कुछ आप ले तो पाएंगे नहीं। तो कहते हैं ये आपकी चॉइस ही नहीं है, बेसिकली ये दो आपकी चॉइस है। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास 10,000 रुपए हैं, आपके पास दो चॉइस, आपको मैं दो चॉइस दे रहा हूं, 12th का ट्यूशन, सीए फाउंडेशन की कोचिंग, फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट, फ्रॉम बी इंस्टीट्यूट, 12th का ट्यूशन फ्रॉम एक्स इंस्टीट्यूट, राइट नाउ। और ये तीनों 10-10 हजार रुपए में आ जाएंगे आज के समय में। आज है 19 मई, 19 मई को। आप बताइए आप किन्हें अपनी चॉइस कहेंगे? ये मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, अभी आपने अपनी चॉइस नहीं बताई है, आपके पास 10,000 रुपए हैं, ए एंड बी। बिकॉज आप कहेंगे इससे हमें क्या लेना देना। यानी दोनों एग्जाम्पल समझो, यहां पैसे ज्यादा हो गए तो ये चॉइस नहीं है, यहां आपकी डिजायर ही नहीं है, आपका मनी नहीं है, आपके लिए बेकार है, तो ये चॉइस नहीं है। अब ए और बी में से कौन सी सेलेक्ट होगी, वो इकोनॉमिक्स है। समझ रहे हैं? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड डिमांड। डिमांड क्या है कि आपके पास ऑल्टरनेट्स क्या है जिनमें आपको चॉइस करनी है, और इकोनॉमिक्स क्या है कि क्या चॉइस करनी है। तो प्लीज, ये जो हम डिमांड पढ़ने जा रहे हैं, ये जो हम डिमांड पढ़ने जा रहे हैं, डिमांड का मतलब क्या होता है? चॉइसेस। और ये चॉइसेस कैसे बनती है, अब आपको बात समझ में आएगी। चॉइसेस कैसे बनती है? 3 एलिमेंट्स के थ्रू बनती है। फर्स्ट इज डिजायर, आपकी इच्छा होनी चाहिए। सेकंड इज, ये तीनों प्लस होते जाएंगे। सेकंड इज एबिलिटी,
और थर्ड इज विलिंगनेस। अभी मैं तीनों को क्लियर करूंगा। विलिंगनेस, प्लीज। डिजायर का क्या मतलब हुआ कि मैं कोई चीज खरीदना चाहता हूं, दैट इज डिजायर। क्या डिजायर भर से डिमांड बन जाएगी, चॉइस में आ जाएगा? आपके पास 1 लाख रुपए मन मर्सिडीज खरीदने का है, तो डिजायर तो है, क्या चॉइस में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए आपकी? तो डिजायर पहला एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब है आपके पास कैपेबिलिटी ऑफ परचेजिंग होना चाहिए। जब अगर आप परचेजिंग कैपेबिलिटी रखते हैं तभी तभी जो है ऑप्शन बनेगा। एंड विलिंगनेस क्या होता है? थर्ड क्या है विलिंगनेस? व्हाट इज विलिंगनेस? एक बार दोबारा बोलना। पे करने को तैयार, ओके। और बताए कोई बच्चा विलिंगनेस मतलब? काफी बात तो सही है। और कोई बच्चा बताए? सुहानी जी। अच्छा, तो विलिंगनेस बेसिकली है। आर्यन क्या? यूसेज। यूसेज मतलब? नहीं, तो खरीदना तो इसलिए चाह रहे थे, कोई शोपीस थोड़ी ना बनाना था। विलिंगनेस का मतलब रेडीनेस ही है। रेडीनेस टू स्पेंड। रेडीनेस टू स्पेंड। रेडीनेस टू स्पेंड। अब ये रेडीनेस टू स्पेंड क्या है, जरा आप समझिए। आप मेरे पास आए, आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, एक जनरल पेन, 5 रुपए वाला एक पेन खरीदना चाहते हैं। आप मेरे पास आए, मेरी पेन की दुकान है, आप मेरे पास आए और एकदम बोलते हैं सर मुझे एक पेन खरीदना है। यानी आपकी डिजायर है खरीदने की। मैंने आपकी पॉकेट में देखा एक पिंक कलर का नोट दिख रहा था मुझे। पिंक कलर का नोट मतलब 2,000 रुपए का नोट दिख रहा था, बाहर हल्का हल्का झांक रहा था आपकी पॉकेट से। तो आप खरीदना चाहते थे एक पेन, रेडीनेस डिजायर है, आपके जेब में 2,000 रुपए, ये भी सही है। अब आपने कहा सर मुझे ये पेन दे दीजिए, कितने रुपए देने? मैंने कहा 2,000। बताइए खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? जनरल पेन, जनरल पेन, ये जो 15 रुपए का पेन आता है, 20 रुपए का पेन आता है, ये आप खरीदना चाहते थे। मैंने देखा आपके हाव भाव ऐसे हैं कि आप इस पेन को खरीदना चाहते हैं। आपकी जेब से 2,000 का नोट बाहर निकल निकल के दिख रहा था, और मैंने आपने कहा सर ये पेन कितने रुपए का है? मैंने कहा 2,000 रुपए का। बताइए आप खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? क्या अब आप चॉइस में रखेंगे उस पेन को या नहीं रखेंगे अपनी, मेरे यहाँ वाले पेन को? नहीं। तो डिजायर थी खरीदने का, एबिलिटी थी, पर विलिंगनेस नहीं थी, रेडीनेस टू स्पेंड नहीं थी, क्योंकि प्राइस महंगा था। अगर सिर्फ हम डिजायर और एबिलिटी से ही डिमांड बना देते तो बेटे वेस्ट होने लगते रिसोर्स। आपको पहला कल इकोनॉमिक्स का उसूल क्या सिखाया था कि रिसोर्स वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बच्चे, अगर पैसा सही नहीं है, कई बार आपको बहुत सारी चीजें एक्साइट करती हैं, कई बार आप जगह पे जाते हैं और एक्साइट करती हैं, और आप जब उठा के उनका प्राइस देखते हैं तो आप कहते हैं तो महंगा है, और आप नहीं लेते, जबकि आपकी जेब में पैसा होते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है? मन था चीज लेने का बट महंगी लगी इसलिए नहीं ली। या आप हमेशा जब मन होता है तो लेके ही आते हैं? ऐसा होता है क्यों? क्योंकि आप सबके अंदर एक इकोनॉमिक्स है, आप सबको पता है रिसोर्स वेस्ट नहीं करना। तो कई बार चीजों का मन होता है, आपके पास पैसे भी होते हैं, बट आपको उसका प्राइस जस्टिफाइड नहीं लगता और आप अपनी चॉइसेस से काट देते हैं। राइट? तो जैसे कोई आईफोन लॉन्च होता है तो कई बार लोगों को लगता है कि यार आईफोन मेरे को लेना है, बट मैं 20 लाख रुपए है मेरे पास, पर यार इतना महंगा लेने का कोई मतलब नहीं, अभी 4 महीने रुक जाता हूं प्राइस ठीक हो जाएगा। तो क्या होता है, लोगों को लगता है रिसोर्स वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए उन्हें रेडीनेस नहीं आती, और जब रेडीनेस ही नहीं है हमारी, तो फिर वो हमारी चॉइसेस में इस समय नहीं होगा। तो कोई भी चीज जो चॉइस में फाइनली आ जाए, यानी 3 चीजें हो जाए, आपका मन हो उसे लेने का, आपके पास पैसे भी हो, उसका प्राइस भी ठीक हो, तो उससे हम बोलते हैं डिमांड। डिमांड डज नॉट मीन कि खरीद के ही मानूंगा। डिमांड का ये मतलब नहीं है कि खरीदूंगा ही खरीदूंगा। डिमांड का सिर्फ क्या मतलब है कि ये मेरी चॉइस बने। ये बात आपको 11th क्लास में भी आपने डिमांड चैप्टर पढ़ा है, बट आपको ये नहीं पता था कि डिमांड का मतलब चॉइस होता है। तो
ये चॉइस बनाने के लिए जरूरी है। अब इसके लिए अगर हम देखें तो क्या 3 एलिमेंट्स इन्होंने बताए हैं? विलिंगनेस यानी एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एट वेरियस प्राइस यानी प्राइजेस का इंपॉर्टेंस है, तब कहीं जाके किसी गुड्स या सर्विसेज की एक क्वांटिटी जो आप खरीदना चाहते हैं वो आएगा, विलिंगनेस टू बाई आएगी। इसके लिए 3 चीजें हैं, देखिए। पहला डिजायर होनी चाहिए, दूसरा मीन्स टू परचेज, और तीसरा विलिंगनेस। विलिंगनेस समझ गए ना, रेडीनेस एक सर्टेन प्राइस पे। विलिंगनेस एक पर्टिकुलर प्राइस और एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है। शादी है किसी की जून में, बैंकेट वाला सस्ता बैंकेट दे रहा है अगस्त में, तो फिर वो चॉइस में नहीं बनेगा। यानी विलिंगनेस, रेडीनेस पे करने का कब आएगा? जब एक सही प्राइस और एक सही टाइम होना चाहिए। नाउ डिमांड के लिए 2 बातें समझ लीजिए। डिमांड हमेशा क्वांटिटी में एक्सप्रेस होगी कि मैं 100 यूनिट लूंगा, 200 लूंगा, 1 लूंगा, 5 लूंगा, 25 लूंगा, 50 लूंगा, 200 लूंगा। ये सब एक क्वांटिटी में एक्सप्रेस होगा और ये क्वांटिटी प्राइस वाइज चेंज हो जाएगी। जैसे जैसे प्राइसेस महंगे होते जाते हैं आपकी डिमांड कम होती जाती है। यानी अगर मैंने कहा आप डिमांड एक्सप्रेस करो, तो आपको बताना पड़ेगा इस प्राइस पे इतना ले सकता हूं, प्राइस ज्यादा कर देंगे तो इतना ले सकता हूं, प्राइस कम कर देंगे तो इतना ले सकता हूं। और डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लो एंड स्टॉक? फ्लो और स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है? यस। स्टॉक क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे बैलेंस शीट जो है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, 31 मार्च को क्या पोजीशन है। और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आपको बताता है, या डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे भी अगर मेजर किया जाए, इस प्राइस पर इतना होगा, इस प्राइस पर इतना होगा, इस प्राइस पर इतना होगा। यानी जिसमें चेंज पॉसिबिलिटी, हम चेंज पॉसिबिलिटीज दिखा रहे हैं। जनवरी में इतना था, फरवरी में इतना था, मार्च में इतना था, चेंज हो रहा है। फ्लो कॉन्सेप्ट है। 10 रुपए पे इतना खरीद रहा था, 20 में इतना खरीद रहा था, 30 में इतना खरीद रहा था, फ्लो कॉन्सेप्ट है। और अगर मैं बोल रहा हूं 31 जनवरी को मैंने इस प्राइस पर इतना माल खरीदा, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, जिसमें कोई हम फ्लो नहीं दिखा रहे, कोई चीजों का चेंजेस नहीं दिखा रहे। तो अगर हम बात करें 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो वो केवल टाइम के पीरियड के हिसाब से था कि अगर पीरियड ऑफ टाइम में कोई चीज डिफाइन करेंगे तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, और एक पर्टिकुलर टाइम पे डिफाइन करेंगे तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। जबकि फ्लो एक्चुअली में इकोनॉमिक्स के हिसाब से जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बताइए, या एक पर्टिकुलर चेंजेस इन प्राइजेस पर बताइए, या चेंजेस इन किसी भी फैक्टर के चेंज होने पर अगर किसी चीज में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसे फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं, अगर हम उसे शो करते हैं तो डिमांड क्या हम एक पर्टिकुलर प्राइस पे दिखाने वाले हैं या डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे दिखाने वाले हैं? डिमांड क्या बन जाएगा? फ्लो कॉन्सेप्ट। और इस पीरियड पे मैं इतना ले सकता हूं, अगले पीरियड पे मेरी डिमांड चेंज हो जाएगी, डिजायर भी चेंज हो जाएगी। जून में मैं बैंक्वेट बुक करा सकता हूं, अगस्त में बुक नहीं कराऊंगा। तो ये जब चेंजेस आ जाएंगे तो इसे इसलिए बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। 2 बातें ध्यान रखिए, क्वांटिटी में एक्सप्रेस होता है और फ्लो कॉन्सेप्ट। तो डिमांड इज द ऑप्शन जिनमें हमें चॉइस करनी है। डिमांड का ये मतलब नहीं कि मुझे खरीद के ही मानना है, नो। डिमांड सिर्फ मेरे चॉइसेस है। नाउ अब मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक बात बताना चाहूंगा। इकोनॉमिक्स में हमें अगर किसी भी चीज को डिफाइन करना होता है बेटा, तो हम 3 तरीके से इकोनॉमिक्स में डिफाइन कर सकते हैं किसी भी चीज को। पहला होता है सब्जेक्ट मैटर, लिखकर, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा था। दूसरा होता है शेड्यूल, यानी टेबल्स की फॉर्म में। रिलेशनशिप्स को बताने के लिए यूज होता है कि किन्हीं भी 2 फैक्टर की रिलेशनशिप बताने के लिए, 2 फैक्टर्स की रिलेशनशिप बताने के लिए हम 3 तरीके यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में। वन इज हम लिख के बता दें कि इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, हम एक टेबल बना दें, उससे रिलेशनशिप बना सकते हैं, और तीसरा होता है हम ग्राफ बनाएं, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, अगर हमें किन्हीं 2 फैक्टर्स के बीच की रिलेशनशिप बतानी है। ग्राफ वाली बात मैं आपको बताता हूं। ग्राफ
दो तरीके से रिलेशनशिप बता सकते हैं, एक इनवर्स और एक पॉजिटिव डायरेक्ट। इनवर्स को हम निगेटिव बोलते हैं, पॉजिटिव को हम डायरेक्ट रिलेशनशिप भी बोलते हैं। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है किन्हीं भी दो चीजों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप हो। वो इनवर्स का मतलब होता है उल्टा रिलेशनशिप, यानी एक बढ़े एक घटे। तो वन, यानी ऐसे एरोस से दिखा देता हूं, ऊपर नीचे या नीचे ऊपर, इन रिलेशनशिप्स को हम इनवर्स बोलते हैं। और पॉजिटिव रिलेशनशिप हमेशा दोनों का मूवमेंट एक जैसा होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर इनवर्स रिलेशनशिप हो ग्राफ से, आप कोई भी ग्राफ देखें इकोनॉमिक्स में, दो फैक्टर्स के बीच की रिलेशनशिप जाननी है कि इनकी मूवमेंट कैसे रहती है, तो ग्राफिकल कैसे बताया जाता है, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी रखी जाती है, हमेशा एक्स एक्सिस हमेशा क्वांटिटी का रिलेशन होता है और वाई अदर फैक्टर होता है, और वाई अदर फैक्टर। अगर इनवर्स रिलेशनशिप है तो बेटे ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड बनेगी। मतलब इनवर्स का मतलब अगर ये चीज गिरेगी तो दूसरी चीज क्या होगी, इनवर्स का मतलब उल्टा रिलेशनशिप है। वाई फैक्टर पे मैंने जो भी चीज रखा है, सपोज प्राइस रखा है, प्राइस अगर गिर रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप है, तो क्वांटिटी क्या होंगी, बढ़ेगी। तो ये देखिए, ये बढ़ा, ये 10 थी 20 हो गई, ये 10 था 5 हो गया, तो डाउनवर्ड आएगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है दोनों चीजें बढ़ेंगी, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, तो ऐसे में ग्राफ अपवर्ड जाता है। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर कल मैं आपसे बोलता हूं कि इनकम और डिमांड, इन दोनों के लिए मैं ये ग्राफ दे रहा हूं, तो इसका मतलब इनकम और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ रही है, तो आप समझ गए बढ़ रही है। यहां क्या रखेंगे आप, एक्स एक्सेस पे डिमांड या क्वांटिटी, डिमांड क्वांटिटी में ही बतानी है, और वाई एक्सेस में क्या रखेंगे, इनकम। अगर मैं बोल रहा हूं इनकम बढ़ने पे और डिमांड, इन दोनों का रिलेशनशिप कुछ ऐसा है बेटा, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएंगी, नहीं इस रिलेशन, क्या ऐसा होता है क्या, इनकम बढ़ने में कभी डिमांड कम होती है क्या, ये क्या बात है, इंपीरियर गुड्स का, वेरी नाइस, अच्छे से पढ़ा हुआ है। खराब क्वालिटी के गुड्स खरीदता था, अब मेरी इनकम बहुत हो गई है, तो जैसे इनकम बढ़ गई मैंने वो खराब क्वालिटी के गुड्स खरीदने बंद कर दिए, तो इनवर्स रिलेशनशिप। यानी हम आगे से अब आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, तो कई बार तो हम पूरी पूरी आपको पैराग्राफ पढ़ेंगे, और कई बार हम सीधे से एक ग्राफ बना देंगे और बोलेंगे बताओ ये बात क्या कहना चाह रहे हैं। तो रिलेशनशिप्स के लिए तीन तरीके हैं बताने के, एक तो लिख के बताया जाएगा, दूसरा एक टेबल बनाई जाएगी, मैं बताऊंगा वो टेबल कैसे बनेगी, और तीसरा ग्राफिकल है। ग्राफिकल दो तरीके के रिलेशनशिप बताएगा, तो इनवर्स या डायरेक्ट, यानी निगेटिव या पॉजिटिव। निगेटिव रिलेशनशिप का मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। डायरेक्ट का मतलब दोनों बढ़ेंगे या दोनों घटेंगे। इनवर्स में हमेशा डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा, डायरेक्ट में हमेशा अपवर्ड ग्राफ बनेगा। नाउ अब मुझे बताइए, कंक्लूड करते हैं जरा, डिमांड क्या चीज हुई, व्हाट इज डिमांड, डिमांड इज आर दी ऑप्शंस। ये ऑप्शंस कैसे क्रिएट होते हैं, तीन बातों की जरूरत है, डिजायर, एबिलिटी और विलिंगनेस। डिमांड को हमेशा किस में एक्सप्रेस करेंगे, किसी क्वांटिटी में। डिमांड कैसा कंसेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। सर ये ऑप्शंस बनाने के लिए मुझे किन चीजों पर निर्भरता है मेरी, यानी कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो मेरी डिमांड को इफेक्ट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी जिनसे डिमांड डिफाइंड होती है। अच्छा एक बात बताओ, ये पेन तुम खरीदना चाहते थे, सबसे पहले एग्जांपल में तुम्हारे पास एबिलिटी भी थी, लेकिन फिर भी तुमने इस पेन को चॉइस में नहीं डाला, क्यों, किस वजह से विलिंगनेस नहीं थी, यानी क्या प्राइस से डिमांड, यानी तुम्हारी चॉइसेस इफेक्ट होती हैं या नहीं होती, मैं ये जानना चाहता हूं। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड किन चीजों से डिमांड डिसाइड होती है, तो यानी प्राइस से डिमांड डिसाइड होती है,
होती है या नहीं होती है? अब एक बात आप मुझे बताओ, एक सेकंड, एक बात आप मुझे बताओ कि यहां से थोड़ा सा मिटा देता हूं। आप एक बात मुझे बताओ, हमारी कोचिंग की फीस है 25K। आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी डिमांड में है, यानी आप सीए भी बनना चाहते हैं, आपके पास एबिलिटी भी, और आपको ठीक लगा कि भाई 7 टीचर्स पढ़ाएंगे, 6-7 टीचर्स पढ़ाएंगे, पुणे से भी क्लास होगी, दिल्ली से भी क्लास होगी, मुरादाबाद से भी बेस्ट टीचर्स पढ़ाएंगे, तो ठीक है, 25,000 रुपए इज ओके। सब कुछ सही चल रहा था, आपकी चॉइसेस में थी, अचानक आपके पास एक फोन आता है और एक कॉम्पिटिटिव क्लास सिर्फ आपको 10,000 रुपए में ऑफर कर देती है क्लासेस। नाउ, क्या कुछ बच्चों की चॉइसेस हिलेंगी या नहीं हिलेंगी? स्टूडेंट प्राइड नाम कटेगा उनकी चॉइसेस से या नहीं कटेगा? बताइए। कट जाए, यानी मेरा प्राइस में मैंने कोई चेंज नहीं किया, बट रिलेटेड गुड्स, उनके प्राइजेस को देख के भी आपको चॉइस करनी होती है। जैसे आपको कोई चीज ऑनलाइन पसंद आ गई, आपने कहा अरे यार बड़ी सस्ती है, 1300 रुपए में है। अभी मैं आपको कल का एग्जांपल बताता हूँ, मुझे एक टॉय मंगाना था अपने बेटे के लिए, तो मैंने कहा यार 1300 रुपए का है, कोई खास महंगा नहीं है, बढ़िया टॉय लग रहा है मेरी चॉइस में, और मैं इसको पेमेंट कर देता हूँ। मैं पेमेंट करने ही जा रहा था कि मेरी वाइफ ने कहा अच्छा ये पे कर रहे हो, ये तो 800 रुपए का होगा। मैंने कहा 800? 800 का क्यों होगा? बोले नहीं, दूसरी साइट पे 800 है। अब जैसे ही मैंने दूसरी साइट पे देखा तो मैंने चीजें देखी, कंपनी चेंज थी, बट काफी कुछ सिमिलैरिटीज थी, तो 800 और 1300 का डिफरेंस मुझे ज्यादा लगा। तो अब अचानक जो 1300 मेरी चॉइस में था, वो चॉइस में रहा होगा या घट गया होगा? नहीं रहा होगा। इसका मतलब इसका मतलब रिलेटेड गुड्स भी इफेक्ट करते हैं। अब जरा मुझे एक बात बताइए, पहले यहां तक की चीजें देखें। प्राइस ऑफ गुड्स का डिमांड के साथ कैसा रिलेशनशिप होगा, डायरेक्ट या इनवर्स? प्राइस का डिमांड के साथ रिलेशनशिप कैसे होगा, डायरेक्ट या इनवर्स? प्राइस बढ़ता है, जैसे ही मैंने 2,000 रुपए का वो बोला पेन, आपने मना कर दिया, वही मैं 2 रुपए का बोलता तो आप ले लेते। यानी प्राइस बढ़ने पे काफी लोगों ने डिमांड हटा दी और प्राइस घटने पे काफी लोगों ने डिमांड बढ़ा दी। तो इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इनवर्स रिलेशनशिप है, तो इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है, जरा मुझे बताइए। यहां क्या रखूंगा, एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी, और इधर क्या रखूंगा, प्राइस, और ग्राफ कैसा बनेगा, डाउन। कोई दिक्कत यहां पे? बहुत ही बढ़िया, बहुत होशियार बच्चे। नाउ, रिलेटेड गुड्स के बारे में कुछ जानकारी हासिल करें। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूट, सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री। सर क्या हम लोगों को नोट्स बनाने चाहिए? कोई खास जरूरत नहीं है बच्चों, क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव पेपर है। ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आपकी सिर्फ नॉलेज से ही आप जीत जाओगे, बाकी बुक बुक के बाहर कुछ आना नहीं है। अगर कुछ नोट करना हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है और चीजों को रिवाइज करना है बुक में जाके। दो तरीके के गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट। सब्स्टिट्यूट होते हैं जो इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे के स्थान पर यूज होते हैं, यूज्ड होते हैं इन प्लेस ऑफ ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जो यूज्ड होते हैं टुगेदर। इसका एग्जाम्पल आपने 12वीं में पढ़ा हुआ है, 11वीं में, टी एंड कॉफी। और इसका एग्जाम्पल क्या पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? पेट्रोल एंड कार, ब्रेड एंड बटर। वैसे मैं ब्रेड बिना बटर के खाता हूं, लेकिन ऐसा हो सकता है। पेट्रोल एंड कार भी पेट्रोल कार के लिए। अब जरा समझिए, चाय और कॉफी। जब आपके यहाँ मेहमान आता है तो बेटे आप उससे पूछते हैं चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, तो वो कहता है दोनों ले आओ, एक कप में चाय एक कप में कॉफी, ऐसे ऐसे पीता रहूंगा, ऐसा होता है? या दोनों में से एक ही चीज होती है? तो क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे का रिप्लेसमेंट है, या तो चाय लेंगे या कॉफी लेंगे। नाउ, मान लीजिए हम टी की डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटी ऑफ टी लिखेंगे, और प्राइस किसका ले रहे हैं हम,
कॉफी का, क्या कॉफी का प्राइस चाय की डिमांड को इफेक्ट करेगा? अच्छा, किस तरीके से इफेक्ट करेगा? कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो चाय की डिमांड जरा बताइए क्या होगी? कॉफी का प्राइस बढ़ने से चाय की डिमांड, कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो बहुत सारे लोग कॉफी ना लेके चाय लेंगे, चाय की डिमांड बढ़ेगी। तो इसमें इसका रिलेशनशिप कैसा होगा मेरे बच्चे? डायरेक्ट। और कैसा ग्राफ बनेगा? अपवर्ड। अच्छा, कॉफी की प्राइस गिर गई तो चाय की डिमांड घट जाएगी। घा घा घट क्यों जाएगी? क्योंकि जब कॉफी का प्राइस गिर गया तो बहुत सारे चाय के यूजर्स अब कॉफी को लेना शुरू कर देंगे क्योंकि वो सस्ती हो गई और चाय की डिमांड घट जाएगी। अच्छा, पेट्रोल और कार, सपोज हम कार की डिमांड की बात कर रहे हैं तो हमें रखना पड़ेगा क्वांटिटी ऑफ कार, और प्राइस किसका रखना है हमें? प्राइस ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल महंगा हो गया तो पेट्रोल कार की डिमांड कम हो जाएगी। तो इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस पेट्रोल का बढ़ेगा, कार की डिमांड कम होगी। प्राइस पेट्रोल का घटेगा, कार की डिमांड बढ़ेगी। तो इनवर्स रिलेशनशिप है तो गिरेगा। जैसे ही पेट्रोल महंगा होगा वैसे ही उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। इनवर्स रिलेशनशिप है। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा पेट्रोल और कार क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस। सार्थक, महेश, आपके यहाँ कुछ संगीत बज रहा है, उसे रोकिए। प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस, क्वांटिटी ऑफ वाई डिक्रीजेस। एक्सप्लेन करिए एक्स एंड वाई की रिलेशनशिप। एक्स का प्राइस बढ़ा, वाई की डिमांड घट गई। पहले बताइए इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है? एक्स के प्राइस की वजह से वाई की डिमांड पे फर्क आ रहा है। इनवर्स रिलेशनशिप है। अब इसे ऐसे जोड़ा करो, चाय और कॉफी के एग्जांपल जोड़ो। एक्स को चाय मान लो, चाय का प्राइस बढ़ा तो कॉफी की डिमांड क्या होनी चाहिए थी? बढ़नी है, लेकिन ये तो घट गई। तो ये चाय कॉफी यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स तो हो नहीं सकते। अब आप आ जाओ पेट्रोल की तरह, एक्स को पेट्रोल मान लो, पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार की डिमांड कोई वाई की कम हो गई। तो ये क्या है? ये कौन से गुड्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, जिनका रिलेशनशिप होता है इनवर्स। प्राइस एक का बढ़ रहा है, दूसरे की डिमांड घट रही है, तो वो कह रहे हैं एक्स और वाई की रिलेशनशिप बताइए। तो आप बोलेंगे दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी डिमांड पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी इफेक्ट आता है बच्चों। अच्छा, एक बात बताइए, चाय का प्राइस बढ़ गया तो आईपीएल के टिकट पे क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा नहीं है कि किसी का किसी से तार जोड़ने में लगे पड़े हो, तो वो रिलेशन जब आईपीएल पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं तो एक्स मतलब जो है चाय रिलेटेड गुड्स है ही नहीं, और रिलेटेड गुड्स नहीं है तो आईपीएल की डिमांड का वो डिटर्मिनेंट्स हो ही नहीं सकता। आईपीएल की डिमांड का डिटर्मिनेंट्स केवल कौन हो सकता है? दैट इज ओनली द रिलेटेड गुड्स प्राइस। और रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं? दो ही होते हैं, या तो वो उसका सब्स्टिट्यूट होगा, उसके साथ उसके बिना स्थान पे यूज होगा, या उसके साथ में होगा, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। तो प्राइस ऑफ कॉमोडिटी मैंने बता दिया इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट में क्या होगा? कैसा रिलेशनशिप होगा? डायरेक्ट। और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा? इनवर्स। अच्छा, अब बताइए, टेस्ट पे आ जाता हूं मैं। टेस्ट, टेस्ट का डिमांड से कोई लेना देना है या नहीं है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। मेरा किसी चीज का टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो मैं सबसे ज्यादा आइसक्रीम पार्लर में जाऊंगा तो कौन सी आइसक्रीम मांगूंगा? किसकी डिमांड करूंगा? जिसका मेरे पास जिसका टेस्ट होगा, यानी टेस्ट इफेक्ट्स करता है। अब आइसक्रीम मैंने खाई, मुझे टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया, नेक्स्ट टाइम उसकी डिमांड होगी। तो इसका मतलब टेस्ट से डिमांड पर फर्क पड़ता है। कैसा फर्क पड़ता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस से? डायरेक्ट या इनवर्स? टेस्ट बढ़ेगा तो डिमांड
डायरेक्ट। ग्राफ कैसा बनेगा? सभी बच्चे अपवर्ड कह रहे हैं, कोई डाउनवर्ड भी कह रहा है? अपवर्ड है सारे? ठीक। यहां क्या रखूंगा मैं? क्वांटिटी। यहां क्या रखूंगा? टेस्ट। टेस्ट बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी। बिल्कुल गलत है ये ग्राफ। आप कैसे रखोगे? 10 टेस्ट पे 20 क्वांटिटी लेता हूं, 15 टेस्ट पे 30 लेता हूं। अरे ग्राफ बनाने के लिए भी तो आपको कहीं ना कहीं मेजरमेंट स्केल रखना पड़ेगा। क्या टेस्ट टेस्ट मेजर किया जा सकता है? 10 टेस्ट है सर, आज 12 हो गया, 15 हो गया। टेस्ट फील किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। तो बेटा सिर्फ ग्राफ उनके बनेंगे जिनको आप क्वांटिफाई कर पाओ। जिनको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते उनके ग्राफ थोड़ी ना बना दोगे। कैसे बनाओगे ग्राफ पेपर पे? ग्राफ पेपर पे बनाओगे कैसे? कहीं यहां कुछ तो लोगे, ये सब कुछ तो मार्क करोगे कि साहब मेरा 10 टेस्ट है तो 20 क्वांटिटी लेता हूं, टेस्ट मेरा 15 हुआ। आदमी जाएगा कैसे हुआ, जरा आके बता 15 कैसे हुआ, टेस्ट बढ़ा 15 कैसे हुआ? सो ध्यान रखें, इन चीजों के अंदर कभी भी कोई ग्राफ नहीं बनता है, सिर्फ थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ग्राफ केवल और टेबल केवल वहां बन सकते हैं, शेड्यूल वहां बन सकते हैं जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। अगर क्वांटिफाई नहीं कर सकते तो इकोनॉमिक्स में सिर्फ सब्जेक्ट मैटर से ही एक्सप्लेन होगा। इज इट क्लियर? अच्छा, इनकम वाला बताओ, क्या इनकम में ग्राफ बनेंगे या नहीं बनेंगे? इनकम के केस में बनेंगे। अब इनकम के केस को और समझ लेते हैं बेटा, और फिर आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। इनकम, इनकम डिमांड को कैसे इफेक्ट करती है? ये डिपेंड करता है गुड्स कैसा है। गुड्स है सपोज मेरा इंफीरियर, खराब गुड्स है। दूसरा है नॉर्मल या लग्जरी गुड्स, नॉर्मल गुड्स। और तीसरा है नेसेसरी गुड्स, नमक। इंफीरियर गुड्स है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड। खराब गुड्स है, खराब क्वालिटी के जो, अब मेरी इनकम खूब बढ़ रही है तो मैं क्या करूंगा इसके? संगीत शुरू हो गया है, सार्थक बताएंगे। जी सार्थक। डिक्रीज होगी। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप रखेगा, यानी इनकम बढ़ेगी, डिमांड कम होगी। इनकम घटेगी तो हम मजबूरी में ब्रांड छोड़ के इन पर ही जाएंगे। तो ये इनकम साइड है, ये डिमांड साइड है। तो यहां क्या रखूंगा? एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी, यहां क्या रखूंगा? इनकम। ग्राफ कैसा बनेगा? डाउनवर्ड। कोई डाउट है किसी को? नॉर्मल लग्जरी गुड्स, इनकम बढ़ने पे इनकी डिमांड क्या होगी? डायरेक्ट रिलेशनशिप। यहां क्वांटिटी, यहां इनकम। लग्जरी गुड्स भी इसी का पार्ट हो सकते हैं। जैसे इनकम बढ़ेगी मैं लग्जरी गुड्स की तरफ जाऊंगा। नेसेसरी गुड्स, इनकम बढ़ गई, नमक बताइए ज्यादा खाऊंगा कम खाऊंगा या उतना ही रहेगा? इनकम घट गई, मैंने कहा यार अब इनकम घट गई, अब नमक वमक नहीं खाएंगे, ऐसा होगा या नेसेसरी है, खाना ही पड़ेगा? तो इस पर इनकम बढ़ने से डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या नेसेसरी गुड्स के केस में इनकम डिटर्मिनेंट्स है या नहीं है? इसलिए बच्चे इसे काट दो। अच्छा, प्राइस डिटर्मिनेंट है या नहीं है? प्राइस महंगा हो गया तो हमने नमक खाना छोड़ दिया, प्राइस कम हो गया तो हमने नमक खाना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया, क्या प्राइस डिटर्मिनेंट है? तो नेसेसरी गुड्स डिमांड की एक्सेप्शन होती है, इनके लिए कोई भी डिटर्मिनेंट काम नहीं करेगा। दवाई की गोलियों में टेस्ट नहीं आता फिर भी हम लेते हैं, तो नेसेसरी गुड्स के केस में डिमांड का कोई केस नहीं लगेगा। जहां पर भी बताया जाएगा मेरे बच्चों, वहां सिर्फ कौन से गुड्स के बारे में बात करेंगे? नॉर्मल के या इंफीरियर के बारे में ही बात होगी। जैसे डिस्पोजेबल गुड्स में आप देखें तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां उन्होंने बताया होगा, ये देखिए ये वाली लाइन, नेचर एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिस्पोजेबल इनकम, यानी जो आप खर्च करना चाहते हैं वो, और क्वांटिटी डिमांड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गुड्स, नेचर ऑफ गुड्स पर डिपेंड करती है। ठीक। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होगा कि इनकम रिड्यूस होगी और गुड्स की डिमांड भी रिड्यूस होगी। लेकिन
जो इंफीरियर गुड्स हैं इनके केस में क्या होगा, राइज होने पे इनकम, इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांड राइज होगी, अगर लेवल ऑफ इनकम डिक्रीज होगा, और उल्टा रिलेशनशिप होगा, दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होगा। एसेंशियल जो कंज्यूमर गुड्स हैं, फूड ग्रेन्स वगैरह, इनके बारे में बता रहे हैं, बट ये कह रहे हैं कि इनका डिमांड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब भी डिटर्मिनेंट्स के लिए पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो ये डिटर्मिनेंट नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। सिर्फ डिटर्मिनेंट इनकम केवल किन केसेस में है, किन केसेस में है, नॉर्मल गुड्स या लग्जरी। इसीलिए जब हम एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे ना, आगे पढ़ा देता हूं आपको, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड जरूर आएगा, आगे आगे आगे। अभी रुक जाइए। तो जब भी हम एक्सेप्शंस की बात करेंगे तो वहां पर एक डेफिनेटली हमारे पास क्लैरिटी में उन्होंने क्या दिया होगा, एक्सेप्शंस में नेसेसिटी, कॉन्स्पिकुअस नेसेसिटी। नेसेसरी गुड्स के केस में आप हमेशा मान लीजिए इकोनॉमिक्स का कोई भी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है। तो अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में इनकम या प्राइस, ये सारे केवल किन गुड्स के लिए डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मल गुड्स के केस में, राइट। इनकम इंफीरियर के बारे में और बात कर रही है, बाकी सारे तो खैर नॉर्मल गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। गुड्स हमेशा ही एक्सेप्शन रहेगा, बाकी और क्या एक्सेप्शन रहेंगे उसके लॉजिक देंगे। तो इतना आप प्लीज पढ़कर आइए, कल बुक से पढ़ लीजिएगा। बस ऑब्जेक्टिव पेपर है, जितना आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से सुनेंगे आराम से नंबर आएंगे। मेरा अब तक का रिकॉर्ड तो यही रहा है कि बच्चों के नंबर सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स में ही आते हैं। उम्मीद है आप इसको मेंटेन करके रखेंगे। कोई डाउट है बेटा अब तक का? अच्छा, रोज हमारी क्लास रिकॉर्ड होती है, अगर किसी बच्चे की छूट जाए तो हमसे डिमांड कर सकता है। कौन सी गुड्स? सब्सटीट्यूट गुड्स आर ऑल्सो नोन एज कॉम्पिटिटिव गुड्स। बिल्कुल, दीज आर कॉम्पिटिटिव गुड्स। और कोई क्वेरी? हाँ बेटा, क्या होता है ना, कॉन्स्पिकुअस, देखो दो तरीके की नेसेसिटी होती है, एक बेसिक, एक कॉन्स्पिकुअस। मैं आपको सिर्फ अभी नेसेसिटी वर्ड अंडरलाइन करा रहा था, अगर आप ध्यान दें तो। एक होती है बेसिक नेसेसिटी और एक होती है कॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है समाज की वजह से नेसेसिटी। जैसे कॉन्स्पिकुअस सोशल वजह से आपको लेनी पड़ेगी, और बेसिक आपको लेनी पड़ेगी, फूड ग्रेन्स वगैरह हो गए। कॉन्स्पिकुअस सोशल है, जैसे मोबाइल नेसेसिटी है या नहीं है आज की डेट में? मर जाओगे क्या इसके बिना? लेकिन इसके बिना समाज में वर्किंग भी नहीं कर पाओगे, तो इनको बोलते हैं कॉन्स्पिकुअस। तो जब आप एक्सेप्शन पढ़ेंगे तो वह नेसेसिटी दोनों आ रही होगी। मैं तो सिर्फ एक वर्ड नेसेसिटी बताना चाह रहा था आपको, जब वहां पहुंचेंगे तो बताएंगे। तो अगर आप देखेंगे ना, आने दो सबको, तो अगर आप नेसेसिटी में देखेंगे तो नीचे ये भी लिखा हुआ है, डिमांड फॉर नेसेसिटी, जो लाइफ के लिए नेसेसरी है। और ये कॉन्स्पिकुअस नेसेसरी है, जो समाज के लिए नेसेसरी है। तो रेफ्रिजरेटर किसका पार्ट है? बिना रेफ्रिजरेटर के मर जाऊंगा या नहीं? लेकिन बिना रेफ्रिजरेटर के मेरा काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो ये नेसेसिटीज है, इनका इनकम कैसी भी हो, आपके हर एक के घर में एक फ्रिज जरूर मिलेगा। इनकम बढ़ गई तो 10-12 फ्रिज रख लें। 10-12 फ्रिज है हमारे यहाँ, जिस कमरे में जाएंगे उसमें फ्रिज है, जैसे चल रहे हैं। या मोबाइल्स, 12-15 मोबाइल, मेरी इनकम बहुत है तो 10-12 मोबाइल रखा करूं, हर जेब से एक मोबाइल निकल रहा है। बोलो ऐसा करूंगा या नहीं करूंगा?
तो नेसेसिटी होती है, इनका इनकम बढ़ने या घटने से इनकी क्वांटिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दो तरीके की नेसेसिटी है, बेसिक है। ये सब मैं आपको एक्सेप्शन के टाइम में बताऊंगा। अभी मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ ये था कि नेसेसिटीज को एक्सेप्शन में रखिए हमेशा। वो नेसेसिटी कौन सी है वो जब हम धीरे धीरे वहां पहुंचेंगे तब पता लग जाएगा। तो इतना पढ़ के रखिए बच्चों। और कोई क्वेरी है? तो यानी ग्राफ केवल तीन के केस में बनेगा। फर्स्ट इज प्राइस, सेकंड इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, थर्ड इज इनकम, क्योंकि तीनों को मेजर कर सकते हैं। टेस्ट को मेजर नहीं किया जा सकता, इसके लिए केस में ना ग्राफ बनेगा ना टेबल बनेगा। राइट? चलो कल मिलते हैं।